नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि देश की आजादी के लिए लड़ी गई पहली लड़ाई जंग कहे जाने वाले 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का आगाज करने वाले मंगल पांडे की आज 194वीं जयंती है। मंगल पांडे ने अपने साहस से अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनकी जयंती पर ट्वीट करते हुए कहा कि बर्बर अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध 1857 में क्रांति का बिगुल फूंकने वाले, अपने बलिदान से राष्ट्र को जागृत करने वाले मां भारती के अमर सपूत मंगल पांडे की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 534 क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी और 26 व्यायाम प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें नवनियुक्त अभ्यर्थियों के बीच संवाद भी होगा। सीएम योगी खुद संवाद करने वाले हैं। इस अवसर पर युवा कल्याण एवं खेल राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी भी मौजूद हैं। ये योगी सरकार के मिशन रोजगार की कड़ी में इस नियुक्तियों को बड़ी सफलता की दृष्टि से देखा जा रहा है। अब युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग अंतर्गत क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के 508 पदों और व्यायाम प्रशिक्षकों के 26 पदों पर नियुक्ति की जा रही है। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्य की खाली 4 सीटों पर मनोनयन से भाजपा विधानसभा चुनाव 2022 की अपनी मुहिम को धार देने वाली है। इन 4 सीटों से उन 4 जातियों को साधने की कोशिश होगी जिन्हें पार्टी से नाराज माना जा रहा है। इनमें निषाद, राजभर, कायस्थ और ब्राह्मण जाति शामिल है। इन जातियों के नेताओं को एमएलसी बनाते हुए भाजपा इस वर्ग को सकारात्मक संदेश दे सकती है। एमएलसी के नामों के साथ ही अन्य कई मुद्दों पर सोमवार को दिल्ली में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक भी हुई थी। आपको बता दें कि 5 जुलाई को खाली हुई विधान परिषद की 4 सीटों पर कौन जाएगा, इसकी घोषणा अगले 2 से 3 दिनों में पार्टी कर सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजीव कपासिया हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। संजीव, लगातार कवायद जारी है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि वो तमाम वर्ग जो नाराज चल रहे हैं उनको मनाया जाए। अब ऐसे में एक मौका और है इन 4 एमएलसी के जरिए कि वो इन वर्गों को संतुष्ट कर सकें। क्या लगता है कि वो संभावित नाम कौन से हो सकते हैं? बिल्कुल पूजा, देखिए उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा मौका चूकना नहीं चाहती जिससे सभी वर्गों, नाराज वर्गों को साधा ना जाए। ये जो 4 एमएलसी सीटें हैं, इसमें ब्राह्मण, कायस्थ, निषाद और राजभर को ये सीटें दी जा सकती हैं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर नजर आते हैं। वहीं ब्राह्मणों की नाराजगी सोशल मीडिया के माध्यम से यदाकदा देखी जा सकती है। ब्राह्मणों की बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व भाजपा अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी और जो शाहजहांपुर के बड़े नेता थे जितिन प्रसाद, उनका नाम हो सकता है। इसके अलावा राजभर समाज से कई नामों की चर्चा है, उनको कहीं ना कहीं उच्च सदन भेजा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इन 4 एमएलसी के पदों के बहाने जातीय समीकरण को दुरुस्त करना चाहेगी पूजा, और यही कवायद आज दिल्ली से राजधानी लखनऊ तक देखने को मिल सकती है। संभावना है कि आज इन 4 नामों का ऐलान हो जाए और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है वो उच्च सदन यानी विधान परिषद में बढ़ती हुई दिखाई देगी पूजा। ठीक है संजीव, बार बार हम यही बात करते हैं कि ब्राह्मण काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक नाम से ज्यादा भी नाम ब्राह्मण वर्ग को दिए जाएं या फिर किसी एक वर्ग के प्रतिशत को बढ़ा दिया जाए इन सीटों में? बिल्कुल पूजा, देखिए आज राजधानी लखनऊ की मैं बात करूं तो ब्राह्मण महासभा ने खुशी दुबे, कानपुर जो बिकरू कांड हुआ था उसको रिहा करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। मायावती लगातार ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश कर रही हैं, वो ब्राह्मणों के सम्मेलन शुरू करने जा रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिससे पहले से ब्राह्मण नाराज बताए जाते हैं उस पर दबाव है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक से ज्यादा ब्राह्मण चेहरे इन 4 विधान परिषदों की सीटों में सम्मिलित होते नजर आए पूजा।
ठीक है, बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ती हुई आपको बताएं, विकास कार्यों का निरीक्षण करने बलिया पहुंचे प्रभारी मंत्री अनिल राजभर विपक्षी पार्टी पर जमकर बरसते नजर आए। उन्होंने मायावती से लेकर ओम प्रकाश राजभर सहित समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। कभी मायावती जी धरती पर उतरी हैं, जरा एक आंदोलन हमको बता दीजिए। कभी माटी पर उतर कर जरा किसी गांव में जाकर जरा देखें दलित परिवार के लोग हमारे कैसे रहते हैं, उनका कैसे जीवन चल रहा है। अब ये सब नाम लेने ये इतिहास हो गए। दरअसल ये सारे के सारे लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। फरेब और झूठ की राजनीति करने वाले ये लोग हैं। अभी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से हमारा गठबंधन तय हो रहा है, हम मिल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के तरफ से अधिकृत बयान आता है कि हमारी ऐसी कोई बात उनसे नहीं चल रही है। हमारी पहली कैबिनेट की बैठक होती है तो हम किसानों का कर्ज माफ करते हैं, 36,000 करोड़ रुपया किसानों का माफ करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो अखिलेश यादव की सरकार फैसला करती है कि आतंकवादियों के ऊपर से हम मुकदमा वापस कर रहे हैं। यह फर्क है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। उसी का एक नमूना आगरा की धरती पर परसों दिखाई दिया। वहीं उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन सोमवार को अयोध्या के दौरे पर रहे और आशुतोष टंडन अयोध्या में 42 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए अयोध्या पहुंचे हैं। आशुतोष टंडन अयोध्या में 5 घंटे तक रहने वाले हैं। इस दौरान वो हनुमानगढ़ी में दर्शन भी करेंगे और अयोध्या में 25 KLD को ट्रीटमेंट प्लांट का भी शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा कई अन्य परियोजनाओं और योजनाओं को भी नगर विकास मंत्री शिलान्यास और लोकार्पित करते हुए लोगों को समर्पित करेंगे। आशुतोष टंडन स्मृति वन जमथरा में पौधारोपण भी करेंगे। शाम को करीबन 6:30 बजे टंडन राजधानी लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। सत्ता की लड़ाई है और ब्राह्मणों की याद एक बार फिर से आई है। जी हां, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की राजनीति एक बार फिर से शुरू हो गई है। ब्राह्मण कार्ड हर कोई खेलना चाहता है। जहां बीजेपी लगातार ब्राह्मणों को मनाने में जुटी हुई है, तर्कश में लगातार नए तीर सजा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बसपा फिर से 2007 का नारा ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी चलता जाएगा को दोहराने की कवायद में जुटी हुई है। सपा कह रही है कि उसका ब्राह्मण वोट बैंक पर आधिकारिक अधिकार है। क्या है पूरी इस समय स्थिति, आपको इस रिपोर्ट में देखने को मिलेगी। देखिए, अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां हर तरह का हथकंडा अपनाने में जुटी हुई हैं। कोई धर्म के नाम पर तो कोई जाति के नाम पर वोट बैंक साधने के लिए सियासी सवालों में समीकरण बिठा रहा है। और इस समीकरण में सबसे अहम है पूर्वांचल, जहां की पूर्वांचली पुरवैया अवध में तपिश को बढ़ा रही है और इसी तपिश पर तीखी तकरार भी शुरू हो गई है। भारत माता की, भारत माता की, हर हर महादेव। पूर्वांचल में पीएम का ये शंखनाद सबसे बड़े सूबे के सबसे बड़े सियासी संग्राम के लिए है। सूबे में इसी सियासी उठापटक के बीच ब्राह्मणवाद अब सियासत की धुरी बन गया है। सूबे में योगी सरकार ने ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की। बीजेपी ने नाराज चल रहे ब्राह्मणों को मनाने के लिए दांव चला। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे जितिन प्रसाद को पार्टी में लाना बीजेपी का पहला कदम माना जा रहा है। अजय मिश्र टेनी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करना दूसरा सबसे बड़ा और अहम कदम। इसके अलावा पार्टी की कोशिश होगी कि वो दिनेश शर्मा और रीता बहुगुणा जोशी की बदौलत ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मणों को पार्टी की ओर आकर्षित कर सके। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी भी ब्राह्मणों को साधने की कवायद में जुट गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती को भी 14 साल बाद ब्राह्मणों की याद आई है। आगामी 23 जुलाई से बसपा अयोध्या से ब्राह्मण जोड़ो आंदोलन की शुरुआत करने जा रही है। इसी अभियान के तहत बसपा 2007 में अपनी सरकार में ब्राह्मणों के लिए किए गए कार्यों का ब्यौरा देगी। कुल 10 चरणों में बसपा इस सम्मेलन को चलाने वाली है। मायावती ने पार्टी से ब्राह्मणों को जोड़ने का जिम्मा
राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा को दे दिया है। मिश्रा कोरोना वायरस की लहर से पहले प्रदेश में 40 से ज्यादा सभाएं कर चुके हैं। मायावती ने इससे पहले 2007 में ब्राह्मणों पर सोशल इंजीनियरिंग की थी, जिसमें बसपा की सरकार खड़ी करने में ब्राह्मणों का बड़ा हाथ था। 2007 में बसपा ने ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा और हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है जैसे नारों से ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की थी। ऐसे में एक बार फिर मायावती ब्राह्मण कार्ड खेलने की तैयारी में है, और हो भी क्यों ना। आखिरकार इस सियासत के पीछे बहुत बड़ी रणनीति छिपी है। यूपी में लगातार हुए एनकाउंटर में ज्यादातर ब्राह्मण ही मारे गए। इसे विपक्ष ने ब्राह्मण विरोधी का तमगा देकर जमकर प्रचारित किया। अफसरों की नियुक्ति में योगी सरकार पर ब्राह्मणों से भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा SC/ST मुकदमे भी ब्राह्मणों पर दर्ज हुए हैं। ब्राह्मणों की इस नाराजगी का फायदा बसपा उठाने की कोशिश कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बसपा से बागी असलम रायनी के तो कहने ही क्या। असलम रायनी ने तो ब्राह्मणों को सपा का आधिकारिक वोट बैंक घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी, बसपा, कांग्रेस और तमाम दलों से खफा होकर ब्राह्मणों का विश्वास इस बार सपा पर होगा। बहुजन समाज पार्टी तो डूबती हुई नैया है, और जो जहाज समुंदर में डूब रहा हो, मुझे नहीं लगता है कि ब्राह्मण समाज इतनी बड़ी गलती करेगा। अब हम आपको बताते हैं कि सूबे में सीएम की कुर्सी के लिए राजनीतिक पार्टियां ब्राह्मण कार्ड का दांव क्यों लगाती हैं। उत्तर प्रदेश में 13% ब्राह्मण वोट हैं। करीबन 12 जिलों में ब्राह्मण वोटरों की संख्या 20% से ज्यादा है। 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने में ब्राह्मणों की अहम भूमिका रह चुकी है। ब्राह्मणों के समीकरण को भेदने के लिए उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक पार्टियां ब्राह्मणों को मनाने में जुटी हुई हैं और आगामी चुनाव की बुनियाद गढ़ने की कवायद भी गढ़ी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। वहीं राजधानी लखनऊ के काकोरी से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी मिनाज के मोबाइल का डेटा लखनऊ फॉरेंसिक लैब में रिट्रीव नहीं हो सका। मोबाइल हैदराबाद फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। दरअसल एटीएस छापेमारी के दौरान मिनाज ने अपना मोबाइल फोन जला दिया था। एटीएस को मिनाज के मोबाइल से आतंकियों के नेटवर्क के खुलासे की उम्मीद पूरी तरीके से है। एटीएस से मोबाइल से कई अहम जानकारी मिल भी सकती है, यह आशंका जताई है। तो वहीं कस्टडी रिमांड के दौरान सबूत जमा करने के लिए मिनाज और मुशीर के निशानदेही पर एटीएस ने लखनऊ में कई ठिकानों पर लगातार छापेमार कार्रवाई करी है और अब हैदराबाद ये फोन भेजा गया है, जिससे कई तरह के खुलासे होने की आशंका है। यूपी में जबरन धर्मांतरण का चीनी कनेक्शन सामने आया है। इस मामले में यूपी एटीएस की जांच के मुताबिक हिंदू समुदाय की लड़कियों का निकाह कराने से लेकर मूक बधिरों तक का धर्म परिवर्तन कराने में हुई विदेशी फंडिंग का खुलासा हो चुका है। इस मामले के तार धीरे धीरे पूरे देश से जुड़ने के बाद पाकिस्तान और चीन तक पहुंच गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से धर्मांतरण केस में यूपी एटीएस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार तीनों आरोपियों से पूछताछ में बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया है। वहीं उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की तबीयत बिगड़ गई। सोमवार सुबह डॉक्टरों की एक टीम जेल के अंदर उनका इलाज करने के लिए पहुंची थी। ज्यादा तबीयत खराब होने के चलते उन्हें आजम खान को सीतापुर की जेल से अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। उन्हें लखनऊ मेदांता लाया गया है। वहीं जल निगम विभाग में भर्ती घोटाले मामले को लेकर आजम खान की सीतापुर जेल से सीबीआई कोर्ट के सामने प्रस्तुति भी हुई थी। ये पेशी वर्चुअली हुई थी। सपा सरकार में हुई इस भर्ती में 1300 पदों पर भरे जाने थे। इसी मामले में सीबीआई की तरफ से सपा नेता आजम खान को कोर्ट में पेश किया गया था। अब सीबीआई इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। तो मथुरा के श्रीधाम गोवर्धन में आस्था का जनसैलाब उमड़ा, जिसमें लोगों ने कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई।
और पुलिस की मौजूदगी में गोवर्धन की परिक्रमा भी लगाई गई। तो वहीं जिला प्रशासन की ओर से कस्बे की दुकानें बंद करा दी गई हैं, लेकिन प्रशासन श्रद्धालुओं को परिक्रमा देने से नहीं रोक पा रहा है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन से कई बार मीटिंग भी हो चुकी है, जिसमें फैसला लिया गया कि गोवर्धन परिक्रमा मार्ग को बंद कर दिया जाए और गोवर्धन के मठ मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाए, लेकिन पुलिस के आगे ही श्रद्धालु परिक्रमा लगा रहे हैं। तो वहीं यूपी पुलिस के साइबर सेल के हाथ बड़ी सफलता लगी। लखनऊ साइबर सेल ने देश के सबसे बड़े साइबर ठगों में से एक प्रमोद मंडल को गिरफ्तार कर लिया। प्रमोद यूपी समेत देश के 10 राज्यों में वांटेड था। लखनऊ साइबर सेल ने प्रमोद मंडल के साथ राजेश करण और मनोज को भी गिरफ्तार किया है। प्रमोद मंडल पर झारखंड, बिहार, दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों में 3 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। बीते साल सचिवालय से रिटायर्ड क्लर्क के खाते से उसने 53 लाख रुपए की बड़ी रकम पर हाथ साफ किया था। इस मास्टरमाइंड प्रमोद और विजय मंडल, साथ में इसके साथी राजेश, करण, मनोज की भी, जितेंद्र की भी गिरफ्तारी इनके साथ की गई है, जो कल ये अपने रिश्तेदारों से मिलने लखनऊ जेल के पास से इनकी गिरफ्तारी की गई। साइबर क्राइम वर्ल्ड में ये बहुत बड़ा साइबर पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये करीब इसके खिलाफ 50 से 60 मुकदमे विभिन्न राज्यों में पंजीकृत हैं। सूबे में एक बार फिर से आसमान से आफत बरसी है और बर्बादी लेकर आई है। जी हां, बात देवभूमि की हो रही है। उत्तराखंड में एक बार फिर से प्रकृति ने अपना कहर बरपाया। उत्तरकाशी जिले के मांडो गांव में बादल फटने की घटना में कई लोगों की मौत हो गई। तो वहीं उत्तराखंड में बारिश के बाद पहाड़ों पर नदियां उफान पर हैं। देखिए, पहाड़ जहां बर्फबारी, जन्नत और बारिश तबाही लेकर आती है। इस बार भी बारिश पहाड़ पर कहीं राहत लेकर आई तो कहीं आसमान से आफत बनकर बरसी है। बारिश और बादल फटने की ये तस्वीरें उत्तराखंड के टिहरी और मांडो समेत न जाने कितनी जगहों की हैं, जहां अचानक जल भराव और सैलाबी माहौल से न जाने कितनी जिंदगियां दो चार हैं और न जाने कितने आशियाने बह गए, न जाने कितनी जिंदगियां खत्म हो गई। गाड़ियां इस आसमानी आफत की जद में इस तरह आई जैसे कोई खिलौना हो। इस मंजर के बाद लोगों में दहशत है, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ कह दिया है कि आफत अभी टली नहीं है। पूरे प्रदेश में जहां हल्की से मध्यम बारिश जो है ज्यादातर जगहों में मिलेगी, उसके साथ साथ जो वेरी हैवी रेन है वो भी एकाध दुका जगहों में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में वो मिलने की संभावना है। लेकिन गढ़वाल क्षेत्र का डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें कि जिसमें उत्तरकाशी, देहरादून या हरिद्वार है, तो इसमें वेरी हैवी रेन्स है या एकाध दुका जगहों में एक्सट्रीमली हैवी रेन्स है, उसकी भी आज संभावना है। तो जो एक्टिविटी है वो कंटिन्यूस है, चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो पहाड़ों में है वहाँ पर भी लोगों को थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। जो नदियाँ हैं, छोटी नदियाँ हैं, खासकर रिवोल्यूट्स हैं, तो उनमें जो तेज बहाव है या जो जल का स्तर है वो बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको भी सतर्क रहने की जरूरत है। बादल फटने के बाद मांडो गांव में हुए हादसे में लापता होने वालों में एक व्यक्ति और एक बच्चा भी शामिल है। बादल फटने की जानकारी मिलने के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई और लोगों को मुसीबत से बाहर निकालने की कोशिशें करने लगी। आपको बता दें कि पहाड़ी इलाके में नदियां उफान पर आ जाती हैं। नदियों का जलस्तर कई फीट तक ऊपर बढ़ जाता है और देवभूमि में पिछले कुछ समय से बादल फटने की कई घटनाएं भी सामने आई हैं, जिनमें कई लोगों ने अपनों को खो दिया तो कईयों ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से सजाया सपनों का आशियाना तबाह होते देखा है। जनता टीवी के लिए रंजीत यादव की रिपोर्ट। राजधानी देहरादून में एक बार फिर से तेज बारिश हुई है। इसका सिलसिला लगातार पूरे सूबे में जारी है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने तेज बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट भी जारी कर दिया है। सूबे में कई जगहों पर शनिवार रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टिहरी, हल्द्वानी, उत्तरकाशी, हरिद्वार, तमाम जगहों पर हालात ऐसे हैं
कि लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। मौसम विभाग ने साफ कहा कि अभी खतरा टला नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ NH-58 कोडियाल को भी बंद कर दिया गया है। इधर शासन ने भारी बारिश के मद्देनजर आपदा की दृष्टि से SDRF को अलर्ट रहने को निर्देश जारी कर दिए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजीत कंबोज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से आपके पास? लगातार बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है। बिल्कुल पूजा, आपने ठीक कहा। अगर उत्तराखंड के ताजा हालातों पर नजर डाले तो बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे फिर उत्तरकाशी के दूरस्थ जनपद क्षेत्र के इलाके की बात हो, जहां पर देर रात को बादल फटा और कई लोग अकाल मौत का शिकार हो गए। इसी के चलते टिहरी के घनसाली क्षेत्र में भी बादल फटने की सूचना आई। सुबह तड़के वहां पर बादल फटा और वहां पर गनीमत यह रही कि किसी तरह के जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन माल का काफी नुकसान हुआ है। कुछ इसी तरह की घटना हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में हुई है, हल्द्वानी के रानीबाग क्षेत्र में हुई है और राजधानी देहरादून की भी अगर बात की जाए तो परसों यानी शनिवार से यहाँ पर बारिश लगातार जारी है। तो इसके चलते मौसम खासा खराब हो चुका है। पूरे उत्तराखंड में मौसम लगातार खराब बना हुआ है और मौसम विभाग ने कि साफ तौर पर अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया है कि मौसम अगले 24 घंटे और खराब रहने वाला है। ऐसे में साफ समझा जा सकता है कि उत्तराखंड की स्थिति क्या होगी। पहाड़ों को लेकर साफ तौर पर दिशा निर्देश शासन की तरफ से जारी कर दिए गए हैं समस्त जिलाधिकारियों को कि आप अपने स्तर से मॉनिटरिंग करें, सभी ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहें और किसी भी तरह की आपात स्थिति में शासन को अवगत कराएं और जो भी डिटेल होगी या शासन की तरफ से मदद होगी। बिल्कुल, दोहरी जिम्मेदारी इस समय प्रशासन के ऊपर है कि कैसे लोगों की जिंदगियों को बचाया जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में जारी कोविड कर्फ्यू को एक हफ्ता और आगे बढ़ा दिया है, लेकिन इस बार इसमें आम जनता को कोई और कई सारी राहतें दी गई हैं। कैबिनेट मंत्री सुबेद उनियाल का कहना है कि अब राज्य के भीतर कोई भी उत्तराखंड वासी किसी भी जनपद में आवागमन कर सकता है। पहले मैदानी जनपदों से पहाड़ी जनपदों में जाने के लिए RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव होना जरूरी था। आवाजाही में मैदान से पहाड़ी जनपदों में जाने के लिए RT-PCR एंटीजन या रैपिड टेस्ट का एक कंपल्सन था, उसे समाप्त कर दिया गया। अब राज्य के अंदर राज्यवासी बिना किसी रोक टोक के आवागमन कर सकते हैं। दूसरा, जो दुकानों का समय था, जो पूर्व में 8 बजे से 7 बजे तक का था,